प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग मैथ का दूसरा सेट को सॉल्व करेंगे। पहला सेट अगर नहीं देख पाए होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से पहला सेट को देख सकते हैं जा कर के। सारा इम्पोर्टेंट का सेट है। जो कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला सेट में नहीं हो पाया था उसको इस सेट में हम लोग देखेंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल बहुत ही उपयोगी है। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। वीडियो पूरा देखें, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया गया है। बहुत ही सटीक तरीके से बताए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि समझ में शायद नहीं आएगा किसी को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। आगे शुरू करते हैं आज का सेट को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है 10 से 20 में, 20 से 30 में, दोनों अंतराल, इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा 10 से 20, 20 से 30, तब 20 जो है वो पहला वर्ग अंतराल 10 से 20 है उसमें भी आया हुआ है, और 20 जो दूसरा वर्ग अंतराल है 20 से 30 उसमें भी 20 है। तो अगर हमको 20 को लेना रहेगा तो 10 से 20 वाला में उसको लेंगे या 20 से 30 वाला में लेंगे, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो याद रखना है इसको कि अगर इस तरह से जब रहता है तो ये जो यहाँ पे पहला में 20 है तो इसमें हम 20 को नहीं लेंगे, 20 से कम ही तक ले आएगा। इसमें 20 से 30 जो दूसरा वाला वर्ग अंतराल है इसमें हम 20 को शामिल करेंगे। तो यहाँ पे 20 को हम लोग सम्मिलित करेंगे 20 से 30 वाला में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 ही। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन है रूट में 16 है, दूसरा है रूट में 12/3, तीसरा है रूट में 12 और चौथा है रूट में 100। तो इसमें परिमेय कौन एक, यह परिमेय संख्या पूछ रहा है, यह परिमेय। तो परिमेय कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक होता है और सहअभाज्य भी होता है। तो जो P/Q के रूप में लिखा जाएगा और P और Q जहाँ पूर्णांक रहेगा तो वो हो जाएगा परिमेय। और यहाँ हमको बताना है यह परिमेय कौन सा होगा। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है रूट में है 16, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब दूसरा ऑप्शन है रूट में 12/3। अब 12/3 में क्या करेंगे कि 12 को हम 3 से अगर भागा देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 3 चक 12, तो रूट में आ जाएगा 4, और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। अब डी ऑप्शन में है रूट में 100, तो 100 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 10 होता है, तो ये भी रूट से बाहर हो जा रहा है। इसको 10 को भी हम 10/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब सी जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ रूट में 12, तो 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, और 3 जो है वो रूट के अंदर में रह जाएगा, तो इसका मान आ गया 2√3। अब जब ये रूट में आ गया तो यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन अपरिमेय होगा, तो रूट में 12 जो है ऑप्शन सी वही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अच्छे से इसको याद रख लेना है। एक परिमेय या परिमेय संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। पिछला जो सेट बताए हैं उसमें भी कुछ अलग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, और इस सेट में भी 4 ऑप्शन का दे दिए हैं कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा, ये बताते हुए भी। तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आराम से बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि x² - 2x + 1 एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? 1 चर वाला, 2 चर वाला, 3 चर वाला, इनमें से कोई नहीं।
इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, हमको लगता है इसमें अधिकतर बच्चे इसको गलत कर देंगे। क्वेश्चन को फिर से हम बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक बहुपद है। ये बहुपद है। अब ये किस तरह का बहुपद है ये बताना है कि एक चर वाला बहुपद है कि दो चर वाला बहुपद है कि तीन चर वाला बहुपद है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले कि यहाँ पे एक चर, दो चर, तीन चर, ये तीनों में से कौन सा होगा ये हमको बताने बोल रहा है। तो चर को समझना है सबसे पहले कि चर क्या है। चर कहते हैं जिसका मान बदलता है, वेरिएबल, जैसे कि x, y, z, इस तरह कुछ भी हम लेंगे तो ये सब का मान बदलता है। कभी x का मान 1 आ जाएगा तो कभी 2 आ जाएगा, कभी -1 आ जाएगा, कभी 100 आ जाएगा, कभी कुछ भी आ जाएगा। तो यही सब है चर जिसका मान बदलते रहता है। तो चर इसमें कितना है, एक चर है कि दो चर है? ये इसमें सिर्फ एक चर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये हो जाएगा एक चर वाला बहुपद। इसको बहुत से बच्चे इस तरह से समझ लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है तो ये द्विघात बहुपद है, इसका अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के चलते से इसको बहुत से बच्चे दो चर वाला बोल देंगे कि द्विघात को दो चर वाला समझ लेते हैं कुछ लोग, लेकिन इसको वैसा नहीं करना है। ये एक ही चर है, इसमें सिर्फ x है। अगर रहता एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इस तरह का रहता तो इसको हम कहते कि ये दो चर वाला बहुपद है, एक चर है x और एक चर है y। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चर दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी सिर्फ x है, तो दोनों जगह सेम है चर x, तो ये हो जाएगा एक चर वाला बहुपद। अगला दिया है कि अचर बहुपद की घात होती है। कोई भी अगर अचर बहुपद रहेगा तो उसका घात कितना होगा, 0, 1, 2, 3। तो अचर बहुपद हम किसको कहेंगे, जैसे अभी बताए कि चर कहते हैं जिसका मान बदलता है। जैसे अगर रहता 3x स्क्वायर प्लस 2 तो ये हो गया चर बहुपद, इसमें चर है x। लेकिन अगर हम लिख दिए सिर्फ 3 तो ये हो जाएगा अचर बहुपद, इसी को कहेंगे कि ये अचर बहुपद है। तो यहाँ पूछ रहा है अचर बहुपद की घात क्या होगा। तो अगर हम सिर्फ 3 लिख दिए तो इस बहुपद का घात क्या होगा। तो अचर बहुपद का घात याद रखना है, ये 0 होगा, इसका 0 होगा। क्यों 0 होगा वो बता देते हैं हम। जैसे अचर बहुपद मान लिए कि हम 3 लिखे हैं, अब 3 को हम लिख सकते हैं 3 × x⁻0। x का पावर जब 0, कोई भी चीज़ का जब पावर को 0 करते हैं तो उसका मान हो जाता है 1। तो ये हो गया 3 × 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो जो हम 3 लिए थे उसको हम लिखे 3 × x⁻1। तो अब यहाँ पे मेरा चर आ गया x और इसका पावर है 0। तो हम इस अचर बहुपद को इस तरह से लिख सकते हैं और इस बहुपद का घात हो जाएगा 0। तो इसीलिए अचर बहुपद का घात हम कहेंगे कि वो होगा 0। अगला क्वेश्चन में दिया है कि निर्देशांक -2, 4 का भुज है। -2, 4, 4 - 2 इनमें से कोई नहीं। एक निर्देशांक दिया है -2 और 4, उसका भुज कितना है ये बताना है। पिछला सेट में भी बहुत अच्छे से कोटि और भुज को समझा दिए थे, अब यहाँ पे कोटि और भुज से रिलेटेड इसमें भी एक क्वेश्चन दे दिए हैं। वो क्वेश्चन हालांकि अलग तरह का था, ये क्वेश्चन अलग तरह का है। तो यहाँ पे भुज हमको बताना है कि इस निर्देशांक में भुज क्या है। तब जैसा कि फिर से हम बता दे रहे हैं, पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। अब एक होता है भुज और एक होता है कोटि। अब भुज याद रखना है कि भुज कहते हैं x का जो मान रहता है उसको कहते हैं भुज, और कोटि कहते हैं जो y का मान रहता है उसको कोटि कहते हैं। तो भुज और कोटि को याद रखने के लिए बताए हैं पिछले वीडियो में भी कि कोटि कहते हैं y का मान को, तो y अक्ष ये ऊपर वाला होता है। तो ऊपर में याद रखना है, ये चोटी से रिलेटेड करके इसको याद रख सकते हैं कि चोटी ऊपर वाला होता है,
ये हो गया यहाँ पे वाई एच मेरा ये चोटी वाला हो जाएगा, इसका कोटि हो जाएगा इसमें y का मान। तो जब y का मान कोटि हो गया तो x का मान भुज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा था कि भुज क्या है इसका, तो x का मान हो जाएगा भुज, और x का मान कहते हैं जो पहले रहता है वो, बाद में जो रहता है वो y का मान होता है। तो पहले -2 है तो यहाँ पे हो जाएगा भुज, इसका हो जाएगा -2। दूसरा क्वेश्चन में दिया है बहुपद px बराबर cx प्लस d का शून्यक क्या है। इसका शून्यक हमको निकालने बोल दिया है। पिछला क्वेश्चन में शून्यक कुछ अलग तरह का दिया हुआ था निकालने के लिए बहुपद का, यहाँ पे अलग तरह का दे दिए हैं ताकि अगर एग्जाम में किसी भी तरह से पूछे तो कन्फ्यूजन नहीं हो कुछ। तो यहाँ पे cx प्लस d का हमको शून्यक निकालना है। तो cx प्लस d इसका शून्यक निकालना है, तो इसको इतना बराबर कर देंगे 0। इससे x का जो मान निकलेगा वही इसका शून्यक हो जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले ये cx का cx रहने दिए, d जो यहाँ प्लस में है उसको जब हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में d। अब यहाँ से c जो गुना में है इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो इधर आकर के हो जाएगा भागा में। तब x का मान मेरा निकल गया, अब x बराबर आ गया -d/c। तो यही हो जाएगा इस बहुपद का शून्यक। तो -d/c ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा शून्यक -d/c, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हर का परिमेयीकरण करने के लिए बताना है। यहाँ पे एक दिया हुआ है यहाँ पे 1/√7 - √6 का परिमेयीकरण होगा। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो क्या आएगा, तो परिमेयीकरण करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम। लिखा हुआ है जो 1/√7 - √6। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि जो नीचे में है हर में उसी को लिखते हैं, सिर्फ चिन्ह को बदल देते हैं। हम माइनस है तो हम यहाँ पे अगर प्लस लिख देंगे, यहाँ पे √7 और √6 ही रहेगा। अब जब नीचे में ये लिखे हैं तो ऊपर में भी फिर यही लिख देंगे √7 प्लस √6। यहाँ पे जो माइनस चिन्ह है तो हम प्लस वाला ले लेंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह। अब नीचे में हो गया a - b इंटू a प्लस b। तो a - b इंटू a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो ये स्क्वायर a के जगह पे √7 है तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7, और b² b के जगह पे √6 है, अब √6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6। तो ये हो गया 7 - 6। अब ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में मेरा यहाँ पे √7 प्लस √6 है, इसको 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा √7 प्लस √6। अब नीचे 7 - 6 है, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 और ऊपर में हो जाएगा √7 प्लस √6। तो √7 और प्लस √6 को जब 1 से भाग करेंगे तो वही रह जाएगा √7 प्लस √6। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, √7 प्लस √6। इसको गलती से ये माइनस वाला नहीं टिक लगा देना है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन कि कौन का समद्विभाजक, अगर किसी भी कौन को अगर समद्विभाजित करते हैं तो उस समद्विभाजक जो है वो क्या करता है, कौन को 2 भागों में बांटता है। ये सही होगा या गलत होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है कि कौन को 2 बराबर भागों में बांटता है। तीसरा है ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब कौन का समद्विभाजक है तो इसका समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, भाजक मतलब बांटना, तो 2 बराबर भाग में बांटना। तो समद्विभाजक है वो कौन को 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न बहुपद में कौन द्विपद है। अब यहाँ पर भी बहुतों को कन्फ्यूजन होगा बहुत सारा, इसको भी अच्छे से समझ लेना है। कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद यहाँ पे जैसे दिया है 3y² प्लस 5y प्लस 7, तो इसको टिक नहीं लगा देना, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात, घात मतलब पावर जो कहते हैं, यहाँ पे y का पावर 2 है अधिकतम,
इसीलिए ये होगा द्विघात बहुपद। लेकिन यहाँ हमको द्विघात बहुपद नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन द्विपद है। ये जो बहुपद 4 बहुपद दिया है इसमें से कौन द्विपद बहुपद है। द्विपद कहने का मतलब हो गया 2 पद, 2 पद वाला बहुपद कौन सा है। तो इसमें हम देख रहे हैं 3 पद है, 1 2 3, ये 3 पद है, तो ये मेरा द्विपद नहीं होगा। इसमें एक ही पद है 7x3, ये 7 और x3 दोनों को अलग अलग पद नहीं समझ लेना है। जब ये गुना में 7 और x3 दोनों के बीच यहाँ पे गुना है, तो जब गुना में रहता है तो उससे हम अलग अलग पद नहीं कहेंगे कि दोनों अलग है, गुना में दोनों एक ही पद गिनाएगा। तो 7x3 गुना में है तो ये दोनों मिल करके एक पद हो गया। या तो प्लस या तो माइनस से अलग रहेगा तभी वो अलग पद कहलाएगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस से दोनों अलग हुआ है तो ये तीनों अलग अलग पद हो गया। यहाँ पे सिर्फ दोनों के बीच में गुना है 7 और x के बीच में, तो ये दोनों अलग पद नहीं कहलाएगा, ये एक ही पद कहलाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं √2 है, प्लस है और फिर x है, उसके बाद माइनस x3 है। तो यहाँ प्लस और माइनस से अलग हो रहा है तो ये 3 पद कहलाया जाएगा, 1 पद 2 पद 3 पद, ये 3 पद हो गया। ये भी 3 पद है, ये भी 3 पद है, ये 1 पद है। और हमको पूछ रहा है द्विपद कौन सा होगा, तो यही द्विपद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इसमें भी कि 1 पद 2 पद 3 पद, यहाँ पर भी देखते हैं 3 पद है। तो इसमें परेशानी में नहीं फंसना है कि अब द्विपद किसी में नहीं आ रहा है तो हड़बड़ा के इसको टिक नहीं लगा देना है। द्विपद मेरा यही होगा। कैसे होगा ये बताते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 के आगे कुछ साइन नहीं, मतलब ये प्लस में हम लेंगे इसको, तो 2 है वो प्लस में, और ये है 14, यहाँ पे ये भी है प्लस में 14। तो 14 और 2 दोनों प्लस में है तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 14 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। और माइनस में जो 9x है वो -9x लिख दिए। अब देखिए ये आ गया 2 पद, एक पद हो गया 16 और एक पद हो गया 9x। ये दोनों जो पद है वो इस माइनस से अलग हो रहा है, तो यही हो जाएगा मेरा द्विपद। तो कौन है द्विपद, तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही, इसका हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा द्विपद। अगला क्वेश्चन दिया है x अक्ष में सभी बिंदुओं का कोटि है। अब सिर्फ कोटि यहाँ पे 0 और 1 दे करके या तो 3 4 दे करके कोटि नहीं पूछ रहा है कि कौन सा है कोटि सो, उसमें तो तुरंत बता देते कि 0 और अगर 1 है तो 1 होगा कोटि, क्योंकि y का मान को कोटि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि x अक्ष में सभी बिंदुओं का कोटि, x अक्ष में कोई भी बिंदु अगर हम लेंगे तो उसका कोटि क्या होगा ये बताने बोल रहा है हमको। 0 होगा कि 1 होगा कि -1 होगा कि कोई भी प्राकृत संख्या होगा। तो इसको देखते हैं। जैसे ये हो गया मेरा x अक्ष, x अक्ष में कोई भी बिंदु हम लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर अगर कोई बिंदु लें तो यहाँ पर कोई बिंदु लें तो उसका कोटि क्या होगा ये हमको बताना है। तो x अक्ष पर जब कोई भी बिंदु हम लेंगे तो इतना याद रखना है कि x अक्ष पे y का जो मान है वो हमेशा 0 होता है। x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, जैसे ये है मेरा x अक्ष, x अक्ष से अगर थोड़ा सा ऊपर तरफ उठाएंगे तो y का मान बढ़ते जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अगर x अक्ष से नीचे तरफ जाएंगे तो y का मान इधर -1 होगा, इधर -2 होगा। लेकिन जब तक हम x अक्ष पर रहेंगे, वहाँ से ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, तब तक y का मान 0 रहेगा। हर जगह पे y का मान 0 रहेगा x अक्ष पे। तो जब y का मान 0 हो गया तो y के ही मान को तो कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि x अक्ष में सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा। तो x अक्ष पे हम कोई भी बिंदु कहीं पर भी ले लें तो उसमें y का मान हमेशा 0 रहेगा। तो y का मान जब 0 है तो कोटि हो जाएगा 0। तो x अक्ष पे कोई भी बिंदु लेंगे तो उसका कोटि हो जाएगा 0। इसका गलती से कोई प्राकृत संख्या नहीं लगाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है। अभी बता चुके हैं कि x अक्ष पे कोई बिंदु किस तरह का होता है। जैसे ये हो गया मेरा x अक्ष, ये हो गया y अक्ष।
तो x अक्ष पे जब किसी भी बिंदु को लेंगे तो हम x अक्ष पे y का मान 0 होता है, x का मान कुछ भी हो सकता है। x का मान इधर लेंगे तो 1 2 3 होगा, इधर लेंगे तो -1 -2 -3 होगा। तो x का मान को हम x मान लिए और y का मान जो है वो x अक्ष पे 0 रहेगा हमेशा। तो कोई भी बिंदु किस रूप का होगा, x और 0 इस रूप का होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पे। आगे एक समीकरण दिया हुआ है x + y = 2। इसका हल बोल रहा है कि क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, दो हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसका हल, अद्वितीय हल कहने का मतलब होता है कि दो हल, और कोई हल नहीं मतलब कोई भी हल नहीं निकलेगा। सॉरी, अद्वितीय हल मतलब एक हल। तो इसका हल होगा कि दो हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनेक हल होगा, ये हमको बताना है। तो इसमें कैसे इसको हम मान निकालेंगे इसका, जैसे दिया हुआ x + y = 2। अब x और y का ऐसा मान लेना है ताकि दोनों को जब जोड़ेंगे तो आना चाहिए 2। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, अगर x को हम ले लें 1 और y को ले लें 1 तो 2 हो जाएगा। अगर हम x को ले 2 और y को ले लें 0 माइनस में तो 2 - 0 ये भी 2 हो जाएगा। अगर हम x को ले लें 0 और y को ले लें 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो भी 2 आएगा। अगर हम x को ले लें 4 और y को ले लें -2 तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो फिर 2 आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि x और y का बहुत सारा मान आ रहा है। तो ऐसा इसका हो जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि x और y का मान अलग अलग रखते जाएंगे तो मेरा 2 आते ही जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में भी पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, तो याद रख लेना है अभी इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन में दिया है कि 3x² - 2x + 1 एक बहुपद है। ये किस तरह का बहुपद है, एक चर वाला, दो चर वाला, तीन चर वाला, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन लग रहा है शायद रिपीट हो गया है। ये भी क्वेश्चन ये पहले बता ही चुके हैं कि 3x² - 2x + 1 चर कहते हैं वेरिएबल जिसका मान बदलता है। जैसे यहाँ पे चर है x, तो इस बहुपद में, पूरे बहुपद में एक ही चर है, x ही है सिर्फ। कहीं अगर y रहता, एक जगह x एक जगह y, तब इसको कहते हैं दो चर वाला बहुपद है। लेकिन ये बहुपद में सिर्फ x है सब जगह, तो एक ही चर है x, तो x को कहेंगे कि ये एक चर वाला बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2⁻2/3 और इंटू 2⁻1/3 इसका मान क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बेस देख रहे हैं हम कि आधार जो है वो सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इसको फॉर्मूला होता है a⁻m × a⁻n बराबर फॉर्मूला होता है a⁻m + n। अगर गुना में है, अगर आधार दोनों का सेम है और दोनों गुना में है तो इसका पावर दोनों का जुट जाता है। तो यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है, तो यहाँ ये लिख देंगे और पावर जो m और n है वो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसका पावर है 2/3 और इसका पावर है 1/3, तो दोनों को पावर को जोड़ देंगे। तो 2 का पावर हो जाएगा 2/3 और 1/3। इसका यहाँ 3 और 3 का LCM 3 हो जाएगा। ये ऊपर में हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 3 हो जाएगा। 3/3 ये काट देंगे, 1 आ जाएगा, यानी आ गया 2 का पावर 1। तो 2 का पावर 1 का वैल्यू होता है 2, तो इसका 2 का पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस तरह का भी हल करने के लिए देता है क्वेश्चन, पूछता है अक्सर। आगे दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, ये सर्वांगसम होने का सिंबल है। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का, तो PR बराबर क्या होगा, AC BC AB QR। तो इसको बढ़िया से समझना है। त्रिभुज है ABC,
एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, PQR और एक है ABC। तो इसमें जो PR भुजा है ये किसके बराबर होगा? तो इसको बढ़िया से समझ लेना है कि जैसे त्रिभुज का नाम जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार से ये सर्वांगसम कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का संगत भुजा बराबर है। सर्वांगसम कहने का यही मतलब हुआ कि ये दोनों त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होगा। तो संगत भुजा कहने का मतलब हुआ कि जब ये ABC लिखा हुआ है तो इसका पहला भुजा लेंगे AB, तो इसका हो जाएगा पहला भुजा PQ, तो इसका AB इसका PQ के बराबर हो जाएगा। फिर दूसरा भुजा जब लेंगे इसका BC तो इसका हो जाएगा QR, तो इसका BC भुजा इसका QR भुजा के बराबर हो जाएगा। अब तीसरा भुजा जो है वो अगर CA कहें या तो AC कहें, जब AC लेंगे तो इसका हो जाएगा PR, तो यहाँ PR के बराबर ही हमको पूछ रहा था कौन सा होगा, तो ये PR जब लेंगे तब इसका AC के बराबर हो जाएगा। तो PR भुजा जो है वो हो जाएगा AC के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया PR, ये AC के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इसीलिए इसको समझ लेना है बढ़िया से। हो सकता है कि दे ही देता कि PR बराबर AC, AB बराबर PQ, इस तरह से दे देगा तो त्रिभुज का नाम लिखने दे देगा कि कौन कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है इसमें। अगला क्वेश्चन में है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0 और -4 हैं तो वह स्थित है x अक्ष पे, y अक्ष पर, मूल बिंदु पर, x अक्ष और y अक्ष के बीच। तो इसका ऑप्शन x अक्ष और y अक्ष के बीच नहीं लगा देना है, बढ़िया से इसको पहले समझ लेना है। बिंदु जो है उसका निर्देशांक है 0 और -4। इससे पहले क्वेश्चन में ही हम बता चुके हैं कि x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो जब यहाँ पे x का मान 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होगा y अक्ष पर। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये y अक्ष पर होगा, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 रहता है और x अक्ष पे y का मान 0 रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहा जाता है घन, चतुर्भुज, वर्ग, घनाभ। क्या कहा जाएगा? जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हों। आयत में हम जानते हैं कि चारों कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री चारों कोण हो जाएगा और सभी भुजाएं बराबर। सब भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? घन नहीं। आयत में 4 ही भुजा होता है, घन में 4 भुजा से तो घन नहीं बनेगा। घन का फिगर जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह का, ये घन हो जाएगा। तो ये 4 भुजा से घन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। चतुर्भुज तो होगा, लेकिन वो किस तरह का चतुर्भुज होगा वो हमको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो। एक आयत था लेकिन उसका सब भुजा जब बराबर हो गया तो वो हो जाएगा एक वर्ग बन जाएगा, उसको कहेंगे वर्ग। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला दिया है कि वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड जो होता है वो चाप और किसके बीच का भाग होता है? केंद्र, जीवा, व्यास, त्रिज्या। तो वृत्तखंड सबसे पहले समझना है कि वृत्तखंड कहते हैं किसको। जैसे ये वृत्त हो गया और ये मान लेते हैं एक जीवा है AB। तो वृत्तखंड में जब ये जीवा यहाँ पे खींच दिए, अब जीवा से जो 2 खंड बना, एक इधर छोटा वाला खंड बना और एक इधर बड़ा वाला खंड बना, तो यही दोनों वृत्त जो खंडित हो गया तो अब जो खंड बना ये कहलाता है वृत्तखंड। अब जो छोटा वाला खंड है वो उसको कहेंगे लघु वृत्तखंड और जो बड़ा वाला खंड है उसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड जो है वो किसके किसके बीच का भाग है ये हमको बताना है। वृत्तखंड
में एक चाप तथा किसके बीच का भाग है, तो चाप कहते हैं इसको, ये यहाँ से यहाँ। अगर हम लघु वृत्तखंड को लेंगे तो ये हो जाएगा चाप। पिछला वीडियो में भी इसको समझा चुके थे, इस तरह का क्वेश्चन दिए थे। तो ये वृत्तखंड का चाप हो गया। तो वृत्तखंड ये जो बना हुआ है वो चाप और किसके बीच का भाग है, ये वाला जो है उसी के बीच का भाग है। तो ये क्या है मेरा, ए बी है मेरा जीवा। तो वृत्तखंड जो होता है वो चाप और जीवा के बीच का भाग होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवा सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा है, उस भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो उसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया सभी भुजा बराबर। अब दिया है कि 10 सेंटीमीटर है भुजा, तो जब एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो गया तो सभी भुजा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का परिमाप निकालने बोल रहा है। परिमाप मतलब बाहरी माप, यानी कि इसका यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सभी को जोड़ देंगे तो क्या होगा, वही हो जाएगा इसका परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ ए बी सी त्रिभुज का भुजा होता है। तो यहाँ पे तीनों भुजा तो बराबर ही है, तो तीनों भुजा हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30। तो ये समबाहु त्रिभुज जो है इसका परिमाप हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक घन है, उसका किनारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसको एक घन बना दिए, इसका किनारा 10 सेंटीमीटर है, किनारा मतलब कि ये कोर। जब वो 10 हो गया, ये घन है तो सब इसका 10 ही हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में सब बराबर होता है, तो सब हो जाएगा 10 इसका। तो पूछ रहा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखना, फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं हम कि फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा सब कुछ प्रोसेस जानते हुए भी। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, जहाँ पे ये मतलब हो गया भुजा, यानी कि 4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल। तो 4 गुना भुजा, भुजा है 10, तो 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, 400 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। इसको बढ़िया से समझ लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समपूरक कोण, सबसे पहले इसको समझना है कि समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कहेंगे अगर दो कोण मिल करके जब 180 डिग्री बनाता है तो उसको कहते हैं समपूरक कोण, और अगर दो कोण मिल करके 90 डिग्री बनाता है तो उसको कहते हैं पूरक कोण। ये पूरक हो गया और ये हो गया समपूरक। तो समपूरक और पूरक, इसको याद रखना है कि 90 और 180 कौन सा होता है। पूरक जो है वो देखने में लिखा हुआ भी, जो हिंदी में भी लिखे, ये पूरक ये छोटा है, और समपूरक ये थोड़ा बड़ा है। तो ये हो जाएगा छोटा वाला 90 हो जाएगा पूरक, और वो जो बड़ा है समपूरक लिखा हुआ वो हो जाएगा 180। तो जब दो कोण मिल करके और 180 डिग्री बनाएगा तो कहेंगे कि वो दोनों कोण समपूरक कोण है। तो यहाँ बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। तो मान लेंगे हम कि वो कोण है मेरा x। यहाँ पूछ रहा है उस कोण की माप क्या है, तो मान लिए उस कोण की माप x है जो क्या है,
x है वो अपने संपूरक कोण का आधा है, तो x का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कहलाता है। अब एक को हम मान लिए x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 180 में से x को घटा देंगे तो वही हो जाएगा इसका संपूरक। तो x का संपूरक कोण हो गया 180 माइनस x। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये हो गया x मेरा कोण और ये हो गया उसका संपूरक। तो दिया हुआ यहाँ पर कि कोण जो है वो अपने संपूरक कोण का आधा है, तो x जो है वो अपने संपूरक कोण का आधा है। संपूरक कोण है 180 माइनस x, तो इसका आधा कर दिए, वो x के बराबर हो गया। अब तो x जो है वो अपने संपूरक कोण का आधा है, तो आधा कर दिए इसको। अब इसी को हल करेंगे, इससे x का जो मान आएगा वही मेरा मान हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 2 को x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस x जो है वो रह जाएगा 180 माइनस x। अभी माइनस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, तो 2x और ये x इधर से आके प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर इधर 180। तो x बराबर क्या होगा? ये 3 यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 180 बटा 3। इसको 3 से कम काटेंगे तो 3 छक 18, x बराबर आ गया 60। तो यहाँ पे मेरा x का मान आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 60 डिग्री। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अक्सर इस तरह का क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, 0। तो दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखा किसको कहते हैं? जो आपस में कहीं पर भी जाकर के और नहीं कटे। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जो रेलवे का जो लाइन रहता है वो एक दूसरे के समांतर रहता है, क्योंकि वो जाकर के दोनों कहीं पर भी नहीं टच होता है, तो उसी को कहेंगे समांतर रेखा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? प्रतिच्छेद करना मतलब काटना। तो जब समांतर है दोनों, इसका मतलब कि वो दोनों कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं। जो भी दूरी है वो दूरी सब जगह बराबर बना हुआ रहेगा, तो इसीलिए उसको कहते हैं समांतर। मतलब दोनों रेखा के बीच में समान अंतर रहेगा हमेशा, कहीं पर भी उसको लेंगे, जितना अंतर यहाँ है उतना ही अंतर यहाँ है, उतना ही अंतर यहाँ, सभी जगह ये अंतर समान रहेगा। क्योंकि अगर अंतर कम बेसी रहेगा तो वो धीरे धीरे जाकर के, अगर इधर कम है अंतर तो जाकर के कहीं ना कहीं कट जाएगा। इसीलिए ये अंतर हमेशा सब जगह समान रहता है और इसका नाम समांतर कहते हैं। तो जो समांतर रहता है वो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा, पूछ रहा था कि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये हो जाएगा 0, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छोटा हो जा रहा है क्यों? उस कोण की माप ये हो गया, ये भी हो गया। अगला दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, तो निम्न में से कौन सही है? इससे पहले अभी बताया सर्वांगसम वाला, वो यहाँ पर तो दे ही दिया उस तरह का क्वेश्चन। तो एक त्रिभुज ABC और वो सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, तो निम्न में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है। ये बहुत इस तरह से थोड़ा बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ लेना पड़ता है। ये सही पूछ रहा है कि सही नहीं पूछ रहा है, इसमें बहुत बार दिक्कत हो जाता है। जल्दीबाजी में सही पढ़ करके और कौन सही है तुरंत देखते हैं कि हाँ ये सही है, तुरंत टिक लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ABC और PQR दोनों है सर्वांगसम। सर्वांगसम है मतलब सर्वांगसम कहने का मतलब है सभी अंग समान, इसका और इसका। तो इसका बताए अभी पिछले क्वेश्चन में कि इस त्रिभुज का जब AB भुजा लेंगे तो इसमें इस त्रिभुज का PQ को लेंगे हम, जो शुरू से इसमें दो को लेंगे तो इसमें भी शुरू से ये दोनों को लेंगे, तो इसका AB भुजा इसका PQ भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे AB और PQ दिया हुआ है, तो ये है सही। यहाँ पूछ रहा है कौन सही नहीं है। अब दूसरा जब इसका BC लेंगे तो इसका QR लेना होगा हमको। फर्स्ट वाला छोड़ दिए इसका भी, तो इसका भी फर्स्ट वाला छोड़ देंगे। इसका BC भुजा लेंगे तो इसका QR लेंगे। तो अब ये BC है, यहाँ पे QR है,
तो ये भी हो जाएगा सही। अब तीसरा में है कि इसका सी ए लेंगे, सी ए या तो फिर ए सी, जो भी कहें, तो इसका जब ए सी लेंगे तो इसका पी आर हो जाएगा। तो ए सी और ये पी आर, ये भी हो गया सही। तो अब बच गया मेरा यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन लास्ट में बी सी बराबर पी क्यू, बी सी और इसमें पी और क्यू, ये गलत हो जाएगा। बी सी जब ले रहे हैं फर्स्ट वाला छोड़ करके, तो इसमें भी फर्स्ट वाला छोड़ करके क्यू आर लेना पड़ेगा, लेकिन बी सी इसका ले रहा है और इसका पी क्यू ले रहा है, फर्स्ट वाला ही इसमें शामिल कर ले रहा है और इसमें फर्स्ट वाला को छोड़ दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका पूछ रहा था कौन सा गलत है, सही नहीं है कौन सा, ये पूछ रहा था। तो ये बी सी बराबर पी क्यू जो है वो सही नहीं होगा, बी सी बराबर होना चाहिए था क्यू आर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है क्यू आर और बी सी दोनों बराबर है, तो बी सी पी क्यू के बराबर नहीं होगा, यही हो जाएगा गलत। आगे है आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, लंब, समांतर, बराबर, इनमें से कोई नहीं। आयत का विकर्ण जो है वो कैसा होता है, जैसे ये एक अगर हम आयत ले लिए, अब इसका विकर्ण जब खींचेंगे तो ये कैसा होगा, आयत का विकर्ण ये हो जाएगा बराबर, जितना यहाँ से यहाँ होगा उतना ही यहाँ से यहाँ होगा, तो आयत का विकर्ण क्या होता है, ये बराबर हो जाएगा। आगे में दिया हुआ है क्वेश्चन कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा, छोटा, बराबर, इनमें से कोई नहीं। कोई भी अगर हम त्रिभुज लेंगे तो उसका जब दो भुजा को जोड़ेंगे तब वो तीसरी भुजा से क्या होगा, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए पहले से कि ये किसी भी त्रिभुज को हम पहले से ही जान रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज में दो भुजा का योग जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तभी वो त्रिभुज का भुजा कहलाएगा। तो त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, इसको ध्यान में रखना। कोई भी दो भुजा ले लेंगे, इसका नाम ए बी और ये सी दे दिए, तो ए बी प्लस ए बी सी, अगर ए बी प्लस बी सी लेंगे तब वो ए सी से बड़ा होगा, या तो फिर ए सी प्लस बी सी लेंगे तो वो ए बी से बड़ा होगा। किसी भी दो भुजा को हम जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं, समान त्रिज्या वाला दो वृत्त क्या होता है, सर्वांगसम, केवल समरूप, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी दो अगर हम वृत्त लेंगे और अगर उसका त्रिज्या समान जब रहेगा तब वो दोनों त्रिभुज, याद रखना है कि अगर ये त्रिज्या समान है तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर्वांग सम। सर्वांग सम कहने का मतलब हो गया सभी अंग बराबर, जितना जब त्रिज्या इसका बराबर तो ये जितना बड़ा का रहेगा उतना ही बड़ा का ये भी रहेगा, तो इसका हो जाएगा कि सभी समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। अगला एक आकृति दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो इस फिगर में देखना है x का मान कितना आएगा ये बताना है। यहाँ पे है x दिया हुआ और ये वाला कोण दिया है 130 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए कैसे हम निकालेंगे, बहुत तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखते हैं, अगर हम ये यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर ले लें तो ये हो जाएगा रैखिक युग्म का कोण। ये एक रेखा पर ये कोण बन रहा है ये दोनों, तो ये कहलाएगा रैखिक युग्म का कोण, और रैखिक युग्म का कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये कोण इतना दूर हो गया 130 डिग्री, तो 180 में से 130 को घटा देंगे तो ये 50 डिग्री बच जाएगा, तो ये वाला कोण हो गया मेरा 50 डिग्री। अब क्या है कि जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऐसे करके आया है और ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, ये ए बी और सी डी ये दोनों समांतर है, उसको ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है और यहाँ पे ये जो कोण है, ये दोनों कोण कहलाएगा एकांतर अंतः कोण।
एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण जो है वो बराबर होता है। तो जब ये 50 मेरा आया है तो ये भी हो जाएगा 50। तो यहाँ पे x का मान पूछ रहा था कितना होगा, तो हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया है कि वृत्त की जीवा एवं चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं। इसी का उल्टा एक क्वेश्चन इससे पहले एक बता चुके हैं हम। किसी भी वृत्त में उसका जीवा, ये मान लेते हैं इसका जीवा ले लिए, जीवा, और इसको कहते हैं चाप। अभी बताए हैं पिछला वीडियो में, ये हो गया चाप, ये चाप है, और ये हो गया जीवा। तो जीवा एवं चाप के मध्य क्षेत्र को, ये जीवा और ये चाप के बीच का जो ये क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं। इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, क्या कहेंगे इसको, अर्धवृत्त, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड या व्यास। तो इसको कहते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड कहते हैं इसको। अब वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में जो अंतर थोड़ा सा है उसको याद रख लेना है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कभी भी कि वृत्तखंड किसको कहेंगे और त्रिज्यखंड किसको कहेंगे। तो इसको बता देते हैं कि जैसे ये हो गया एक वृत्त, अब इस वृत्त में अगर ये है त्रिज्या, अभी तो ये पूरा एक वृत्त है, ये दो भाग में नहीं बटा हुआ है, सिर्फ एक त्रिज्या खींचे, एक त्रिज्या हम खींचे, लेकिन ये अभी दो भाग में बटा हुआ नहीं है। एक और जब त्रिज्या खींच देंगे तो अब ये दो भाग में बट गया, एक भाग हो गया इधर और एक भाग हो गया इधर, ये छोटा है ये बड़ा है। तो अब ये दो खंड में बट गया। अब ये जो त्रिज्या से जो दो खंड में बटता है तो उसको कहते हैं त्रिज्यखंड, और अगर जीवा से दो खंड में बटता है तब उसको कहते हैं वृत्तखंड। तो इसको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में याद रख लेना है, अंतर क्या है। ये जब अगर जीवा अगर खंडित करेगा वृत्त को तब वो कहलाएगा वृत्तखंड, और अगर त्रिज्या उसको खंडित करेगा तब कहेंगे वो त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि वृत्त की जीवा एवं चाप के मध्य का क्षेत्र को क्या कहेंगे। ये हो गया जीवा और ये चाप, उसके बीच का क्षेत्र को वृत्तखंड कहेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसकी बराबर भुजा क्या होगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उसका परिमाप है 50 सेंटीमीटर, तो और उसकी एक भुजा है 10 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजा जिसका बराबर हो, तो दो भुजा बराबर है और उसका परिमाप दिया है 50 है। तो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है तो मान लेते हैं ये दोनों भुजा बराबर है। अब उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसको मान लिए हम कि 10 सेंटीमीटर है, और इसका परिमाप दिया हुआ है 50, तो उसकी बराबर भुजा क्या होगी। जो ये दोनों बराबर जो भुजा है वो कितना करके होगा। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा। अगर इस भुजा को हम x माने तो ये भी भुजा होगा, ये हो जाएगा x। अब ये जब इसका परिमाप निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10। अब ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो x और x दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x। तो 2x प्लस 10, तीनों भुजा को जोड़ दिए तो इसका परिमाप हो गया। परिमाप दिया हुआ है कि 50 है, तो इससे x का मान निकालेंगे। ये 10 जो प्लस में है वो इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। अब 50 में से 10 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 40। अब ये दो यहाँ पे जो गुना में है उधर आएगा तो यहाँ भागा में हो जाएगा, तो 40 को 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 20। तो x का मान आ गया 20, मतलब इसका जो बराबर भुजा है दोनों वो 20 करके हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका बराबर भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 60 डिग्री हो तो कोण C का मान क्या होगा।
एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा समांतर रहता है, बराबर रहता है। ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ये हो गया ए बी सी डी। अब इसमें दिया हुआ है कि कोण ये है 60 डिग्री, ये वाला कोण है मेरा 60 डिग्री। तो पूछ रहा कोण सी कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज का ये गुण होता है, याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है। कोण ये जितना है उतना ही होगा कोण सी, और कोण बी जितना है उतना ही होगा कोण डी। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो ये का सामने का कोण सी बराबर हो जाएगा। तो जब कोण ये दिया है 60 डिग्री तो कोण सी भी हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। अगला है कि 4√3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। अगर यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है मतलब उसका सभी भुजा बराबर है। समबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला याद रखना होगा, बार बार हम बोल रहे हैं कि फॉर्मूला याद रखना होगा। सिर्फ फॉर्मूला का ही एक वीडियो बनाया हुआ है मेरा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं हम, वहाँ से फॉर्मूला सारा देख सकते हैं जा कर के। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है कितना है 4√3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो 4√3 हो गया इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है सो, और ये हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखते हैं √3 और √3 कट गया। अब ये जो 4 यहाँ है उसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस 4 से गुना हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4। तो जब ये का मान निकालेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर के रूट हो जाएगा। तो इधर 4 इंटू 4 है, 4 गुने 4 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका प्रत्येक भुजा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। अगला क्वेश्चन दिया है एक घन में यदि प्रत्येक भुजा 3 गुना हो जाए तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। एक घन है, उसका प्रत्येक भुजा अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी अगर घन है तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन है ये, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया एक घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अगर इसका प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया, जो ये था उसको 3a अगर कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 इंटू ए स्क्वायर, ये के जगह पे अब हो जाएगा 3a का स्क्वायर, क्योंकि 3 गुना कर दिया गया है उसको। तो जब भुजा को 3 गुना कर दिया तो जहाँ ये स्क्वायर था वहाँ हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर का a स्क्वायर। अब ये पहले था 4a स्क्वायर, अरे अब आ गया 4a स्क्वायर, उसके साथ में 9 भी आ गया, गुना में 9 आ गया। तो ये हो जाएगा इससे 9 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि अगर प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये 9 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन एक घनाभ 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर के माप का है। घनाभ से काटे जा सकने वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या। एक घनाभ दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है,
उससे 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन काटा जा सकता है। घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। अब इससे 2 सेंटीमीटर घन वाला कितना घन, 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनेगा। तो जो भी घन बनेगा वो जो घनाभ दिया है उसका आयतन और जो नया वाला जो घन बनाएंगे उसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि घनाभ को ही काट करके और घन बनाया गया है। तो दोनों का आयतन हो जाएगा बराबर। तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन हो जाएगा, दोनों का बराबर। अब इसका हमको निकालने के लिए घनाभ का जो आयतन है, इसमें थोड़ी इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि इसमें कितना घन बनाया जा सकता है ये पूछ रहा है हमको। तो इसको क्या करेंगे कि जो घनाभ का आयतन है उसको घन का आयतन से भाग दे देंगे। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई है इसका, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ 5 गुने 4 गुने 2, इस सभी को गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 20 दूना 40। घनाभ का आयतन 40 आ गया। और इसको भागा दे देंगे घन का आयतन, घन का भुजा है 2, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा। तो घन का आयतन होता है भुजा Q, यानी ये Q, तो भुजा है 2 तो 2 का Q करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 3 बार हो जाएगा, तो हो जाएगा 8। तो इसको 8 से भागा दे देंगे, घन का आयतन को घनाभ का आयतन से भाग दे देंगे, तो 8 पचे 40, 5 आ गया। तो हो जाएगा इसका कि 5 घन बन सकता है। ये जो घनाभ दिया हुआ है इस माप का, इससे इस साइज का 5 घन बनेगा। अगला दिया है क्वेश्चन कि जिस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। कोई भी एक बेलन है उसका दिया हुआ है कि इसका, एक बेलन बना लेते हैं पहले, इसका दिया है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या हमको निकालने बोल रहा है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है 80 पाई है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h, और ये दे दिया है हमको 80 पाई। तो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, कट जाएगा। ये 2 यहाँ पे गुना में है, उसको इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा r और h। h मेरा दे दिया है कि ऊंचाई है 8, तो h के जगह पे यहाँ 8 रखेंगे। अब ये 8 और 2 दोनों यहाँ गुना में इधर आएगा तो दोनों हो जाएगा भागा में, 2 और 8 दोनों भागा में हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ मेरा h, r, और r को ही हमको निकालना है। तो इसको 80 को जब 2 और 8 से भागा देंगे तो 80 को 8 से काटेंगे, 8 दें 80, 10 बार में कटेगा। इस 10 को 2 से भागा देंगे, 2 पचे 10, तो r बराबर आ गया 5। तो इसका हो जाएगा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब एक शंकु अगर दिया हुआ है, ये शंकु हो गया, इसका 9 सेंटीमीटर है ऊंचाई, ये हो जाएगा इसका ऊंचाई, ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका आयतन दिया है 48 पाई। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, इसका भी त्रिज्या निकालना है। तो शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद रखना है कि शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है दिया हुआ है 48 यहाँ पे। अब h के जगह पे ऊंचाई दिया है कि 9 है, तो जो h है वहाँ पे रख देंगे हम यहाँ 9, और ये आयतन इसका दिया है 48 पाई है, तो 48 पाई हो गया आयतन। अब पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, कट जाएगा। अब 9 जो यहाँ पे ऊंचाई है वो गुना में है, इधर आएगा तो 9 हो जाएगा भागा में, और 3 यहाँ पर जो भागा में है वो इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में। अब इस 3 से 9 को काटेंगे, हो जाएगा 3 तिया 9। अब इस 3 से 48 को भागा देंगे तो हो जाएगा 16 तिया 48। तो r स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 16। तो r का मान क्या होगा, ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो रूट में 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, तो हो जाएगा यहाँ पे
4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों में एक की बारंबारता है 3, 4, 2, 5। एक का बारंबारता कितना है? बारंबारता मतलब बार बार आना, तो एक कितनी बार आया है? इसमें जितना बार एक आया होगा वही इसका हो जाएगा बारंबारता। तो एक एक करके हम गिनते चलेंगे और उसको क्रॉस लगाते चलेंगे। 1, 2, 3। एक जो है वो 3 बार आया हुआ है, तो एक की बारंबारता हो जाएगा 3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है मिलान चिन्ह दिया है कि मिलान चिन्ह ये दिया हुआ है, इसकी बारंबारता है। ये जो मिलान चिन्ह दिया है इसकी बारंबारता कितना है इसका ये निकालना है। तो मिलान चिन्ह के लिए बता देते हैं कि कैसे उसको खींचते हैं। पहले जैसे 1, 2, 3, 4 तक ऐसे खींचेंगे खड़ी लाइन। उसके बाद अगर 4 से ज़्यादा अगर है तो उसको ऐसे क्रॉस लगाएंगे, यहाँ ऊपर से शुरू करके इधर में मिलाएंगे। फर्स्ट वाला का ऊपर, लास्ट वाला का नीचे। तो ये एक हो गया, इसको भी एक काउंट करेंगे तो ये हो गया 5। ये हो गया था 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। इस तरह का यहाँ पे 5 तक हो गया। फिर उस तरह का दिया हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 5 ये हो गया 10 और एक फिर अलग से और दिया हुआ है तो ये हो गया 1। तो 5, 5, 10 और 1, 11। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस मिलान चिन्ह का बारंबारता 11 है। अंतिम क्वेश्चन पर अब पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ है वर्ग अंतराल 90 से 120 का वर्ग चिन्ह कौन सा होगा? इसका वर्ग चिन्ह पिछला वीडियो में भी वर्ग चिन्ह और वर्ग माप के बारे में बताए थे, इस तरह का क्वेश्चन दे करके। यहाँ वर्ग चिन्ह निकालना है। एक वर्ग चिन्ह होता है और एक वर्ग माप होता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो दोनों दिया हुआ है, निम्न सीमा इसको कहते हैं और इसको उच्च सीमा कहते हैं। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे तो वही हो जाएगा वर्ग चिन्ह। तो 90 है और 120 है तो हो जाएगा इसका वर्ग चिन्ह 90 + 120/2। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 210/2। अब 210 को 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 105। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और वही अगर वर्ग माप पूछ देता, वर्ग माप, तो वर्ग माप में क्या करेंगे कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे। तो 120 - 90 तो ये आ जाएगा 30। इसका वर्ग माप निकालने बोलता तो हो जाता 30। तो वर्ग चिन्ह और वर्ग माप सुनने में थोड़ा एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, इसके लिए इसको समझ लेना है। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है 3, 4, 5, 6। प्रथम 5 प्राकृत संख्या उसका माध्य। तो प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? कोई भी चीज़ गिनना रहता है तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4। तो यही होता है गिनती की संख्या। तो ये हो गया प्राकृत संख्या। प्रथम 5 लेना है, शुरू से 5 और उसका माध्य निकालना है। तो प्रथम 5 गिनती का संख्या क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया गिनती का संख्या, प्राकृत संख्या हो गया प्रथम 5। अब इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम जानते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या वही माध्य होता है। तो सभी प्रेक्षणों का योग जो 1 से 5 तक था सभी को जोड़ देंगे और प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो कुल संख्या कितना है? 5 प्राकृत संख्या लिए थे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको 5 से भाग दे देंगे। अब इसको सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 8, 2, 10, 4, 12, ये 15 हो जाएगा। 15/5। अब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो इसका हो जाएगा माध्य 3। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है ये, दिए हुए आंकड़ों का बहुलक है। ये आंकड़ा ये जो दिया हुआ इसका बहुलक क्या है?
तो बहुलक जो है वो होता है जो सबसे अधिक बार आया रहेगा, वही उस आंकड़ा का बहुलक कहलाएगा। अब इसमें देखेंगे कि जो हमको दिया इसमें सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है। तो 2 देखते हैं कि कुछ ज़्यादा है और 3 आया है ज़्यादा, तो दोनों को देख लेंगे कितना बार आया। 2 क्या बार है, 1 2 3, तो 2 जो है वो 3 बार आया है। और 3 कितना बार है, 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 3 आया है सबसे अधिक बार, तो इसका हो जाएगा बहुलक 3। तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन का सेट ये सारा ख़त्म हो गया। सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब तैयारी अपना आकलन कर लें कि कैसा है इस सेट को देखने के बाद, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं, इसलिए कि सब्सक्राइब कर लेने से कोई भी वीडियो जब बनाएंगे और उसको जब अपलोड करेंगे हम, तो सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा और नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो तुरंत पता चलेगा कि वीडियो आ गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर कर दें और आगे तैयारी अपना जारी रखें। 11 मार्च को मैथ का एग्ज़ाम है। थैंक यू।